नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है फोकस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप वाकिफ हैं, अपन फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर कर रहे हैं लगातार, और पिछली क्लास के अंदर आपने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। तो अपना रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित जो भी क्लासें थी, जो भी अपनी अभिक्रियाएं थी, वो कंप्लीट कर चुके हैं। और इसी से इस शेड्यूल में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आप देख रहे हैं। कौन सा टॉपिक है? कार्बन तथा उसके अपरूप। तो आज अपन इस क्लास में करने वाले हैं कार्बन और उसके अपरूप के से संबंधित बातें। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये समझना है कि जो कार्बन है उस कार्बन का प्रतीक क्या होता है, उसकी बेसिक बातें क्या होती हैं, प्रकृति में ये कितने परसेंट पाया जाता है, इसका प्रतीक क्या होता है, इसका क्रमांक क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ध्यान लगाना है कि जो कार्बन है, इस कार्बन का जो प्रतीक है, कार्बन का प्रतीक दोस्तों क्या होता है? सी होता है। कार्बन को सी के द्वारा व्यक्त किया जाता है। दूसरी बात, जो कार्बन है वह आवर्त सारणी के अंदर इसका जो क्रमांक है, परमाणु क्रमांक, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। और इसका परमाणु भार, एटॉमिक जो मास है वो होता है, परमाणु भार होता है इसका 12। तो इसका परमाणु भार दोस्तों होता है 12 है। और इसको दर्शाया जाता है किस प्रकार से? C612 के द्वारा। तो ये तो बात थी इसके प्रतीक की, इसके क्रमांक की और इसके भार की। तो कार्बन का प्रतीक C होता है। परमाणु क्रमांक आवर्त सारणी में ये 6 नंबर पे है, तो इसका क्रमांक कितना हो गया दोस्तों? 6 हो गया। परमाणु भार हो गया इसका 12, और इसको दर्शाया जाता है 6C12 के द्वारा। 6 तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्रमांक होता है और ये इसका प्रतीक है और ये उसका परमाणु भार होता है दोस्तों। अब अगली जो बात आप देखेंगे, पढ़ेंगे, अपन समझेंगे, तो इसकी बेसिक सी बात अगर समझें तो कार्बन प्रकृति में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। वे सभी पदार्थ जो जलने योग्य होते हैं, जिनका दहन किया जा सकता है, जो आग की तरह जल सकते हैं, उन सब में क्या रहता है? कार्बन रहता है। और कार्बन की उपस्थिति के कारण वो पदार्थ जल सकते हैं। अगर पदार्थ कार्बनिक नहीं है, कहने का मतलब उसके अंदर कार्बन नहीं है, तो वो पदार्थ कभी जलता नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब दोस्तों, अपने आसपास वो सभी पदार्थ जो आराम से जल जाते हैं, है ना, जिनको गर्म करने से, जलाने से, चूल्हे में डालने से, जलाने से, तिल्ली के द्वारा, दिया सलाई के द्वारा, किसी भी प्रकार से अपन जलाएंगे तो वो जल जाए। तो इसका मतलब वो पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ है? वो कार्बन से मिलकर बना हुआ है। अब इसके दोस्तों जैसे एग्जाम्पल है, जैसे आप प्लास्टिक को देखें, प्लास्टिक जलती है, लकड़ी भी जलती है, कागज भी जलता है, कोयला भी जलता है, पेंसिल, कपड़े, खाना पीना, खाने पीने की जो सामग्री है, भोजन आदि, ये सब पदार्थ क्या होते हैं? ये आग के कारण जलते हैं। तो इन सभी के अंदर क्या मौजूद होता है? कार्बन मौजूद होता है। प्रकृति के अंदर कार्बन के कई प्रकार के यौगिक हैं दोस्तों, और कार्बन सबसे ज्यादा यौगिक बनाने वाला एक कंपाउंड, एक एलिमेंट है, वो तत्व है। तो अब आगे आपको ये समझना है कि इस कार्बन का जो क्रमांक 6 है, तो इसके आधार पे अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों देखा जाए, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखा जाए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है दोस्तों? तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन देखेंगे कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 6 है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 6 इलेक्ट्रॉन है दोस्तों। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप लिखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा? आपको मैंने बताया था कि किसी भी परमाणु की प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरी कक्षा में कितने आते हैं? 4 आते हैं। और आप देख रहे हैं बच्चों, देखो कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने इसमें? 6 हैं। तो ये कहलाता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जो भी इलेक्ट्रॉन है इसके पास, वो कौन सी कक्षा में कितने रहेंगे, अगर आप इस प्रकार से उनको दर्शा देते हैं तो वो कहलाता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और किसी भी परमाणु की प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरी कक्षा में
8 आते हैं। और इसके लिए एक सूत्र आपको मैं पहले से मैंने बता रखा है, 2n² इसका सूत्र होता है। तो उसके आधार पे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 4 आएगा। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अगर देखा जाए तो आप देख रहे हैं सबसे बाहर वाली कक्षा में, इस बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं आप, 4 देख रहे हैं। तो आपको पता है, मैंने आपको समझाया था, ये बात आपको ध्यान में रहनी चाहिए कि किसी भी परमाणु की बाहर वाली कक्षा में दोस्तों सदैव कितने इलेक्ट्रॉन होने आवश्यक हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होने जरूरी हैं। किसी भी परमाणु की बाह्यतम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होने जरूरी है, 8 इलेक्ट्रॉन होने आवश्यक होते हैं। पर आप यहां देख रहे हो कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कार्बन क्या करेगा अपने स्थायित्व के लिए, या तो 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा या 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन देने की या लेने की क्या रखेगा, कैपेसिटी रखेगा, क्षमता रखेगा। तो इसलिए दोस्तों इसकी जो संयोजकता है, कार्बन की जो संयोजकता है वो कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ध्यान रखना, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। इसीलिए कार्बन को चतुसंयोजी परमाणु कहते हैं। तो कार्बन एक क्या है, कार्बन एक चतुसंयोजी परमाणु कहलाता है। कार्बन एक क्या कहलाता है, चतुसंयोजी परमाणु कहलाता है दोस्तों। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। कई बार प्रश्न पूछता है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो आप बताएंगे कार्बन की संयोजकता 4 होती है। जैसा कि आप वाकिफ हैं, किसी भी परमाणु की बाह्यतम का कोश में सबसे बाहर वाली कक्षा में सदैव कितने इलेक्ट्रॉन होने जरूरी होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होने जरूरी है। कार्बन की बाहर वाली कोश के अंदर कक्षा में आप देख रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लेकर या देकर अपने कोश को पूरा करेगा, अपना स्थायित्व बनाएगा। इसलिए इसकी संयोजकता कितनी मानी गई है, 4 मानी गई है दोस्तों। अब जब कार्बन 4 संयोजकता रखता है तो इसे कहते हैं चतुसंयोजी परमाणु। और कार्बन की ये चारों संयोजकताएं किसी हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा कंप्लीट होती हैं तो वो यौगिक कहलाते हैं हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। वो यौगिक कौन से कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। इसके अलावा दोस्तों आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि कार्बन जब अन्य कार्बन से जुड़ जाता है, तो ये लंबी लंबी श्रृंखला की यौगिक बनाता है। कार्बन का एक विशेष गुण होता है कि ये अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ जाता है और जुड़ के और लंबी लंबी श्रृंखला के क्या बनाता है, यौगिक बनाता है। जैसे ये एक कार्बन का यौगिक है, इसके अलावा जैसे ये वाला 2 कार्बन से रिलेटेड यौगिक हो जाएगा, इसके अलावा ये वाला जैसे 3 कार्बन युक्त यौगिक हो जाएगा। प्रत्येक कार्बन की संयोजकता जैसे आपको पता है कि कितनी होती है, 4 होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये 5 कार्बन वाला यौगिक है। तो कार्बन अन्य कार्बन से जुड़कर लंबी लंबी श्रृंखला के क्या बनाता है, यौगिक बनाता है। और कार्बन के इस गुण को क्या कहते हैं दोस्तों, इस गुण को कहते हैं श्रृंखलन का गुण। तो कार्बन में कौन सा गुण पाया जाता है, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। कार्बन का एक विशेष गुण होता है, कौन सा गुण होता है, श्रृंखलन का गुण होता है। और श्रृंखलन का मतलब दोस्तों आप क्या समझेंगे कि कार्बन अन्य कार्बन परमाणु से जुड़कर लंबी लंबी श्रृंखला के क्या बना लेता है, यौगिक बना लेता है, एक चैन के रूप में यौगिक बनाता है। जैसा आप देख रहे हैं बोर्ड पे, ये 1 कार्बन का है, ये 2 कार्बन वाला, 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, आगे 5 कार्बन वाला, 6 कार्बन, ऐसे जितने भी कार्बन के अलग अलग क्या बनाएगा, लंबी लंबी श्रृंखला की क्या बनाएगा दोस्तों, ये यौगिक बनाएगा। और कार्बन के इस गुण को कहते हैं श्रृंखलन का गुण। तो श्रृंखलन का गुण किसमें विद्यमान होता है, कार्बन में विद्यमान होता है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो एक बार अपन फिर से देख रहे हैं, कार्बन का प्रतीक आपने पढ़ा C, क्रमांक होता है इसका 6 और इसका परमाणु भार होता है 12। तो इसको अपन दर्शाएंगे, कार्बन के परमाणु को दर्शाएंगे तो नीचे क्रमांक लिखेंगे, फिर इसका प्रतीक होता है और इसके ऊपर अपन परमाणु भार को दर्शाते हैं। तो ये इसको दर्शाने का सिस्टम हो गया। फिर आप देख रहे हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है और इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को अगर दर्शाया जाए तो क्या होगा, इनको 2 4 के रूप में दर्शाएंगे और ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। बाहर वाले कोश में दोस्तों आप देख रहे हो कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसे कहते हैं अपन चतुसंयोजी परमाणु। कार्बन को क्या बोलेंगे, 4 परमाणु होने के कारण, सबसे बाहर वाली कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये 4 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करता है।
लेन देन 4 इलेक्ट्रॉन का करता है। जितने इलेक्ट्रॉन कोई परमाणु लेन देन करता है वो उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। तो इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है, इसलिए इसको कहते हैं दोस्तों कौन सा परमाणु? चतुस्संयोजी परमाणु कहते हैं। फिर नेक्स्ट आपको मैंने ऐसे समझाया कि कार्बन अन्य कार्बन परमाणु से जुड़कर लंबी लंबी श्रृंखला के क्या बना देता है? यौगिक बना देता है। और कार्बन के इस विशेष गुण को दोस्तों क्या कहते हैं? इस विशेष गुण को कहते हैं श्रृंखलन का गुण। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे चलते हैं, आगे आपको पढ़ना है कि ये जो श्रृंखलन का गुण है इसके आधार पे कार्बन श्रृंखलन के गुण के आधार पर 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 कार्बन 3 प्रकार के यौगिक 3 प्रकार के यौगिक बनाता है, यौगिक बनाता है। श्रृंखलन के गुण के आधार पे कार्बन 3 प्रकार के यौगिक बनाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। कार्बन दोस्तों कितने टाइप के यौगिक बनाएगा? 3 टाइप के यौगिक बनाएगा। देखो पहला जो यौगिक है मैंने आपको समझाया, मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूं, मैंने आपको समझाया कि कार्बन का एक विशेष गुण श्रृंखलन का गुण होता है जिसके तहत वो अन्य कार्बन से जुड़कर लंबी लंबी श्रृंखला के यौगिक बनाएगा। और ये जो यौगिक बनाता है ये लंबी लंबी श्रृंखला के, ये कितने टाइप के होते हैं दोस्तों? ये 3 टाइप के होते हैं। तो पहला जो यौगिक होता है वो आपको ध्यान में रखना है एल्केन श्रेणी का। फर्स्ट टाइप के जो यौगिक हैं वो कौन सी श्रेणी के हैं? एल्केन श्रेणी के यौगिक हैं। कौन सी श्रेणी के यौगिक हैं? एल्केन श्रेणी के। एस श्रेणी के जो यौगिक हैं फर्स्ट श्रेणी के। फिर उसके बाद में बी श्रेणी में आते हैं एल्कीन श्रेणी के। दूसरे जो यौगिक हैं वो कौन से हैं? एल्कीन श्रेणी के। और तीसरे टाइप के जो यौगिक हैं वो हैं एल्काइन श्रेणी के यौगिक, एल्काइन श्रेणी के यौगिक। तो दोस्तों कार्बन कितने टाइप के यौगिक बनाता है? 3 टाइप के यौगिक बनाता है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो 3 प्रकार के यौगिक बनाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे आपको क्या समझना है? आगे आपको ये समझना है कि एल्केन कैटेगरी के जो यौगिक होते हैं है ना, इनकी क्या विशेषता होती है? एल्केन श्रेणी के जो यौगिक हैं इनकी क्या विशेषता होती है? तो दोस्तों इनके नाम में कौन सा शब्द आएगा? एन शब्द आएगा। और इनके नाम में कौन सा शब्द आएगा? इन शब्द आएगा। और इनके नाम में आएगा आयन शब्द। इनके नाम में क्या आएगा? आयन आएगा। अब दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना कि जो भी कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका एक तो होता है पूर्व लग्न और एक होता है अनुलग्न। पूर्व लग्न जो नाम के पहले जुड़ता है, अनुलग्न जो नाम के बाद में जुड़ता है। जैसे एग्जांपल मैं आपके सामने एक नाम लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा प्रोपेन, जैसे मैंने लिखा ब्यूटेन। तो इन नामों के अंदर दोस्तों आप देख रहे हो एक वर्ड है प्रोप और प्लस एन, और यहाँ पे ब्यूट प्लस एन। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना है कि जो प्रोप है वो होता है पूर्व लग्न। प्रोप क्या होता है? पूर्व लग्न। और एन जो लग रहा है ना वो होता है अनुलग्न। वो दोस्तों क्या होगा? अनुलग्न होगा। तो दो श्रेणी के होते हैं, इनका नामकरण 2 प्रकार से किया जाता है, एक तो पूर्व लग्न को जोड़ के और एक अनुलग्न को जोड़ के। तो पूर्व लग्न होता है जो पूर्व में जुड़ता है, जैसे प्रोपेन लिखा तो प्रोपेन में पहले प्रोप है फिर उसके बाद में एन है। ऐसे मैंने जैसे ब्यूटेन लिखा, ब्यूटेन में ब्यूट है और उसके बाद में क्या है दोस्तों? एन है। तो ये ब्यूट है अनुलग्न और एन क्या है इसका? प्रोप और जो ब्यूट शब्द है ना वो तो इसके पूर्व लग्न है, नाम के पहले जुड़ रहे हैं। और इनके पूर्व लग्न के साथ अपन इस श्रेणी में अगर नामकरण करेंगे, जैसे ब्यूटेन एन आ रहा है, प्रोपेन एन आ रहा है, मेथेन एन आ रहा है ना। ऐसे ही मान लीजिए पेंटेन, तो उसमें भी एन आएगा। तो जिनके नाम में एन शब्द आएगा वो कौन सी कैटेगरी के यौगिक माने जाएंगे दोस्तों? एल्केन श्रेणी के यौगिक माने जाएंगे। तो इसका जो पूर्व लग्न है
वो तो जैसे इनमें देख रहे हो आप, प्रोप, ब्यूट, मैथ, इस प्रकार के होंगे, पर अनुलग्न इनके क्या क्या होंगे वो आपको यहाँ पे समझना है। तो अनुलग्न आप देख रहे हो, अनुलग्न क्या होंगे ये आप देख रहे हो, अनुलग्न होंगे, अनुलग्न क्या होंगे ये दोस्तों आप देख रहे हो। एल्केन श्रेणी में तो क्या होगा, एन होगा, एल्कीन श्रेणी में क्या होगा, इन होगा, और एल्काइन श्रेणी में क्या होगा, आयन होगा। ये सारे क्या होंगे, ये अनुलग्न के रूप में होंगे। अब उसके बाद में अगली बात ध्यान में रखनी है, एल्केन श्रेणी का सामान्य जो सूत्र होता है, एल्केन श्रेणी का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है दोस्तों CnH2n+2, और जबकि एल्कीन श्रेणी की बात की जाए तो इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। ये इसका एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र माना जाता है, और एल्काइन श्रेणी का सूत्र होगा CnH2n-2। ये कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, एल्काइन श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र। तो सामान्य सूत्र लिखने का जो मेथड है, तरीका है, सामान्य सूत्र एल्केन श्रेणी का लिखेंगे CnH2n+2 से, एल्किन श्रेणी का लिखेंगे CnH2n से, एल्काइन श्रेणी का लिखेंगे CnH2n-2 से। यहां पे आपको देखना है कि Cnn क्या है, कार्बन परमाणु की संख्या है। अगर कार्बन 1 है तो n का मान 1 आ जाएगा, कार्बन 2 है तो n का मान 2 आ जाएगा, कार्बन 3 है तो n का मान 3 आ जाएगा। और इनकी पूर्व लगन भी कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पे ही डिसाइड किए जाते हैं। जैसे आपको थोड़ा सा अगर यहाँ पे दोस्तों, यहाँ मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कार्बन परमाणु के आधार पे, संख्या के आधार पे ना, इनके नाम लिखे जाते हैं। इनकी देखो, अगर एक कार्बन है तो उसका नाम मैथ से शुरू होगा, उसका पूर्व लग्न होगा मैथ। 2 कार्बन वाले का नाम एथ होगा, 3 कार्बन वाले का दोस्तों नाम होता है प्रोप, 4 कार्बन वाले का नाम होता है ब्यूट, 5 कार्बन वाले का होता है पेंट, और ऐसे ही आपको याद रखना 6 कार्बन वाले का होता है हेक्स, 7 कार्बन वाले का होता है हेप्ट, और 8 कार्बन वाले का होता है ऑक्ट, और 9 कार्बन वाले का होता है नॉन, और 10 कार्बन वाले का होता है डेक। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये वाला ऑक्ट है, ये वाला नॉन है, ये वाला हेप्ट है, और ये वाला हेक्स है। तो जब एक कार्बन है उस श्रृंखला में तो उसका नाम मैथ से शुरू होगा, उसका पूर्व लग्न मैथ होगा, 2 वाले का एथ होगा, 3 वाले का प्रोप होगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट है, 5 है तो पेंट है, 6 है तो उसका पूर्व लग्न हेक्स माना जाएगा, 7 है तो हेप्ट माना जाएगा, 8 का ऑक्ट, और 9 का नॉन, और 10 का डेक माना जाएगा दोस्तों। तो ये वाली बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर एक है कार्बन परमाणु संख्या तो एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रथम सदस्य, इस श्रेणी का प्रथम सदस्य। तो इस श्रेणी का प्रथम सदस्य आपके सामने हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, इस श्रेणी का प्रथम सदस्य हो जाएगा, इस श्रेणी का प्रथम सदस्य n का मान 1 रखेंगे, 2n 2 × 1+2, तो ये सूत्र हो जाएगा CH4, और इसको कहेंगे मेथेन। तो एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य किसको माना गया है, मेथेन को माना गया है। एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य माना जाता है, यहां दोस्तों n का मान अगर 1 रखोगे तो n का मान भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये वाला जो फार्मूला बनेगा CnC1H2 बनेगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य मेथेन नहीं होता, क्योंकि जो एल्कीन और एल्काइन श्रेणी के यौगिक होंगे उनमें कम से कम 2 कार्बन होने जरूरी हैं। 2 कार्बन के बिना ये श्रेणी के यौगिक नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि इनके कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड एल्कीन श्रेणी में और एल्काइन श्रेणी में कौन सा आता है, ट्रिपल बॉन्ड आता है। इसलिए इस श्रेणी का प्रथम सदस्य होता है एथीन, इस श्रेणी में एथेन, पर इस श्रेणी में क्या आ जाएगा, एथाइन आ जाएगा। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य मेथेन है, एल्किन श्रेणी का एथीन, और एल्काइन श्रेणी का कौन सा है, एथाइन होता है। और आगे आपको क्या ध्यान में रखना है, और आपको ध्यान में रखना है कि
जो एल्केन श्रेणी है उसके अंदर कार्बन व कार्बन के बीच, कार्बन और कार्बन के बीच सदैव क्या रहता है? सिंगल बॉन्ड रहता है। क्या रहता है? सिंगल बॉन्ड, एकल बॉन्ड रहता है। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, ऐसे एकल बंध रहेगा। पर जो एल्कीन श्रेणी होती है उसके बीच द्विबंध होता है दोस्तों। कौन सा बंध होता है? द्विबंध होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहां पे पाया जाएगा द्विबंध, डबल बॉन्ड होगा, जैसे कार्बन और कार्बन के बीच ऐसे द्विबंध होगा। और अगर ये एल्काइन श्रेणी में आ रहा है तो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बंध रहेगा? ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपने क्या सीखा दोस्तों, क्या सुना आपने कि एल्केन श्रेणी का जब नामकरण करेंगे, अपन नाम लिखेंगे, तो इनके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा। एल्कीन श्रेणी में कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध रहेगा। एल्काइन श्रेणी में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। तो ही उनका प्रथम सदस्य का आप नाम लिखेंगे, उस सदस्य को दर्शा सकते हैं। तो इसीलिए एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन हुआ? एथीन, जो 2 कार्बन का यौगिक है। एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य एथाइन, जो भी कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का है। तो एल्कीन श्रेणी में डबल बॉन्ड रहेगा, एल्काइन श्रेणी में ट्रिपल बॉन्ड रहता है। दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है। एल्केन श्रेणी में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा। तो ये वाली बात है यहाँ पे। अब अगली बात आपको ध्यान में रखनी है, एल्केन श्रेणी के सभी जो सदस्य हैं वो संतृप्त श्रेणी के होते हैं। कौन सी श्रेणी के होते हैं दोस्तों? संतृप्त श्रेणी के। पर एल्कीन और एल्काइन श्रेणी के जो सदस्य हैं वो असंतृप्त श्रेणी के होते हैं। कौन सी कैटेगरी के होते हैं? असंतृप्त श्रेणी के यौगिक हैं ये वाले। और देखो जो एल्काइन श्रेणी के जो यौगिक हैं वो भी कौन सी कैटेगरी में आते हैं? असंतृप्त श्रेणी के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो आपको ये ध्यान में रखना है, एल्केन श्रेणी के सभी सदस्य संतृप्त श्रेणी में, एल्किन श्रेणी के सभी सदस्य असंतृप्त, और एल्काइन श्रेणी के सभी सदस्य किसमें आएंगे? असंतृप्त श्रेणी में। ये दोनों असंतृप्त, ये वाले संतृप्त। और आपको दोस्तों ध्यान में रखना है, संतृप्त यौगिक वो होते हैं जो जल में घुलते हैं, वो संतृप्त होते हैं। और असंतृप्त वो होते हैं जो जल में नहीं घुलते, जो वसा में घुलते हैं। वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? असंतृप्त कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो ये वाली बात थी दोस्तों, ये वाली बात थी किसकी? ये वाली बात है कार्बन के जो यौगिक हैं, जो कितने टाइप के पढ़े आपने? 3 टाइप के, एल्केन, एल्किन और एल्काइन। तो ब कैटेगरी में आपने पढ़ा था एल्किन, और स कैटेगरी में दोस्तों आपने पढ़ा एल्काइन। और इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या इनके सूत्र हैं, ये सारी बातें आपने पढ़ी हैं। बहुत बार इनका सामान्य सूत्र पूछ लेता है, प्रथम सदस्य क्या है ये पूछ लेता है, और इनका पूर्व लग्न और अनुलग्न क्या होता है, ये बातें आपसे पूछ ली जाती हैं। अब दोस्तों आगे अपन बात करते हैं कुछ यौगिकों की। कुछ यौगिकों की बात करेंगे कि जो एल्केन और एल्किन और एल्काइन श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, उनके सूत्र क्या बनेंगे, संरचना सूत्र क्या बनेंगे। तो ये वाली बात करेंगे अपन नेक्स्ट आगे। तो चलो अब दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं एल्केन श्रेणी की जो यौगिक हैं उनका सूत्र क्या बनेगा, संरचना सूत्र क्या बनेगा, कौन कौन से यौगिक हैं वो आपको समझने हैं। दोस्तों जैसे एल्केन श्रेणी की बात की जाए तो एल्केन श्रेणी के अंदर जो सूत्र होगा वो CnH2n+2 होगा। और क्या बताया मैंने, और बताया कार्बन कार्बन के बीच में दोस्तों कौन सा बॉन्ड रहेगा, कार्बन कार्बन के बीच यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहेगा, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा, ये बात आपने सुनी। और ये यौगिक कौन से होंगे, संतृप्त होंगे। और पूर्व लग्न और अनुलग्न आपको मैं पहले बता चुका हूं दोस्तों। पूर्व लग्न की बात की जाए, पूर्व लग्न तो अभी अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर एक कार्बन का यौगिक है, कार्बन एक है, तो उसका नाम मैथ से शुरू होगा, उसका पूर्व लग्न मैथ होगा। अगर 2 कार्बन है तो उसका नाम एथ होगा, 3 कार्बन है तो उसका नाम प्रोप से होगा, 4 कार्बन वाले का ब्यूट से, 5 कार्बन वाले का पेंट से,
6 वाले का हेक्स से नाम लिखा जाएगा, 7 वाले का लिखेंगे हेप्ट से, 8 वाले का लिखेंगे ऑक्ट से, 8 वाले का किससे लिखेंगे? ऑक्ट से, और 9 वाले का लिखोगे नॉन से, और 10 वाले का लिखोगे डेक से। तो ये आप पूर्व लग्न के रूप में लिखेंगे। अगर यौगिक एल्केन कैटेगरी में आ रहा है तो सबके नाम के अंत में आपको क्या जोड़ना है? एन जोड़ना है। जैसे आपको प्रश्न दे रहा है कि 5 कार्बन का एल्केन श्रेणी का संरचना सूत्र बताइए। संरचना सूत्र व अणु सूत्र बताओ। संरचना सूत्र और दोस्तों कौन सा सूत्र बताना है? अणु सूत्र आपको बताना है। तो ये दोनों बातें आप कैसे डिसाइड करेंगे, इस प्रश्न को आप कैसे हल करेंगे, तो ये आपको यहाँ पे समझना है। तो दोस्तों जैसा कि आप वाकिफ हैं, मैं आपको बता चुका हूँ कि कितने कार्बन का यौगिक पूछा जा रहा है आपसे, 5 कार्बन का। तो आप सबसे पहले इसका संरचना सूत्र बनाएंगे तो कार्बन कितने दर्शा देंगे? 5 दर्शाएंगे। तो इस श्रृंखला में कितने कार्बन होंगे? 5 कार्बन होंगे। प्रत्येक कार्बन की संयोजकता दोस्तों आपको मैंने बताई थी कितनी होती है? 4 होती है। तो प्रत्येक कार्बन की संयोजकता 4 दर्शानी है। सबसे पहले इस कार्बन को देखोगे तो इसकी संयोजकता 4 आपको दिखनी चाहिए। देखो 4 संयोजकता कहाँ कहाँ है? 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। प्रत्येक कार्बन की संयोजकता कितनी दिख रही है दोस्तों? 4 दिख रही है। अब आपको कौन सी श्रेणी का बनाना? एल्केन श्रेणी का। तो कार्बन और कार्बन के बीच दोस्तों कौन सा बॉन्ड आएगा? सिंगल बॉन्ड आएगा। तो सबके बीच में मैंने सिंगल बॉन्ड दर्शाया है। अब जो शेष बची संयोजकताएं हैं वो कंप्लीट करनी है आपको। किससे? आपको शेष संयोजकताएं पूरी करनी है हाइड्रोजन से। तो बची हुई संयोजकता किससे पूरी कर देंगे? हाइड्रोजन परमाणु से। बची हुई संयोजकता को अपन पूरा करेंगे किससे दोस्तों? हाइड्रोजन परमाणु से। तो यहाँ पे दर्शाएंगे अपन हाइड्रोजन परमाणु को। और ऐसे यौगिक कहलाते हैं हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। और ये हाइड्रोकार्बनिक इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक होते हैं दोस्तों। तो इसलिए इनको बोलेंगे हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, ये हाइड्रोकार्बनिक यौगिक है, कार्बन और हाइड्रोजन के योग से मिलकर बना है। श्रृंखलन का गुण है इसमें, कार्बन कार्बन से मिलकर एक श्रृंखला का यौगिक बना रहा है। और ये कितने कार्बन वाला है दोस्तों? आपसे पूछा गया था 5 कार्बन वाला। तो आपने 5 कार्बन दर्शाए, प्रत्येक की संयोजकता 4 दर्शा दो। कार्बन के अलावा जो बची हुई संयोजकता है वो किससे पूरी करनी है? आपको हाइड्रोजन से पूरी करनी है। तो ये इसका बन गया दोस्तों। ये जो आप देख रहे हो ये फॉर्मूला कौन सा बन गया? इसका बन गया संरचना सूत्र। ये बन गया दोस्तों संरचना सूत्र। और इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा 5 कार्बन वाले का। देखिए यहाँ पे 5 कार्बन वाले का नाम क्या आ रहा है? पेंट। और ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? एल्केन में। तो एल्केन श्रेणी में क्या लगेगा? एन शब्द लगेगा। तो पूर्व लग्न तो हो जाएगा दोस्तों पेंट, और अनुलग्न हो जाएगा एन, और दोनों को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? पेंटेन बन जाएगा। तो ये इसका क्या होगा दोस्तों? नाम होगा। अब इसका अणु सूत्र अगर आप लिखेंगे तो अणु सूत्र कैसे लिखेंगे? अणु सूत्र आप लिखोगे, अणु सूत्र के लिए आपको मैंने बताया था सूत्र CnH2n+2। n बराबर दोस्तों कितना है? 5 है। तो n बराबर 5, C5 कर दीजिए। H2n 2, n का मान 5 लिखेंगे, 5 को 2 से इंटू करेंगे 10, 10 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 है। तो ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? अणुसूत्र हो जाएगा। अगर आप इसको भूल जाते हैं, ये आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं, इसके द्वारा भी आप देख सकते हैं, इसके द्वारा, है ना, इसके द्वारा आप देख सकते हैं कि कार्बन कितने हैं। तो आप देख रहे हैं कार्बन 5 है। हाइड्रोजन कितने हैं? तो 3 2 5 2 7 और 2 9 और 3 12। तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है दोस्तों? 12 है। इसलिए इसका जो सूत्र होगा वो आपके सामने क्या जाएगा? C5H12 है। और इसका नाम होगा आपके सामने क्या? पेंटेन। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे ही आपको कोई अन्य सूत्र पूछता है, कोई स्ट्रक्चरल या इसका अणुसूत्र एटॉमिक फॉर्मूला पूछता है, तो वो आप आराम से निकाल सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों आगे मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आपसे किसी एल्केन श्रेणी के बारे में पूछ रहा है
तो एल्कीन श्रेणी की बात की जाए तो एल्केन श्रेणी को आप कैसे दर्शाएंगे? एल्केन श्रेणी का सूत्र होता है CnH2n। ये कौन सी कैटेगरी में आता है दोस्तों? एल्केन श्रेणी के अंतर्गत आता है। जैसा आप जानते हैं, आपको दिमाग में याद रखना है कि एल्केन श्रेणी का जो सूत्र है उसके अंदर 2 कम कर देंगे तो एल्केन में आ जाएगा, एल्केन में भी 2 कम कर दोगे तो वो किस में आ जाएगा? एल्काइन श्रेणी के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये एल्केन श्रेणी के अंतर्गत आएगा। कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध रहता है। यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड रहेगा? द्विबंध रहेगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं एल्केन श्रेणी के यौगिक। अब दोस्तों इनका पूर्व लग्न आपको पता है, इन आता है, जो आपको मैं पहले बता चुका, कार्बन परमाणु के आधार पे आएगा, और इनका अनुलग्न होता है इन शब्द। अब जैसे आपसे कह रहा है 4 कार्बन वाले का, 4 कार्बन परमाणु, 4 कार्बन वाले परमाणु का यौगिक का 4 कार्बन वाले यौगिक का एल्केन श्रेणी में, एल्केन श्रेणी में कौन सी कैटेगरी में दोस्तों? एल्केन श्रेणी में आपको बताना है इसका संरचना सूत्र। एक तो क्या बताना है? संरचना सूत्र, और एक बताना है आपको अणु सूत्र। तो आपको दोनों चीजें लिखनी है, संरचना सूत्र भी लिखना है और क्या लिखना है? अणु सूत्र भी लिखना है। तो आप देख रहे हैं कितने कार्बन की बात कर रहे हैं अपन? 4 कार्बन की बात कर रहे हैं। तो 4 कार्बन के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको यह समझना है कि 4 कार्बन वाले का पूर्व लग्न क्या होता है? तो पूर्व लग्न होता है ब्यूट। पूर्व लग्न क्या होता है? ब्यूट। और उसका अनुलग्न कौन सी कैटेगरी में लिख लो? एल्केन श्रेणी में, तो इन आएगा। तो ब्यूट प्लस इन, और ये क्या बन जाएगा? ब्यूटीन बन जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। तो आपको लिखना है ब्यूटीन का संरचना सूत्र और अणु सूत्र। और जैसा कि आपको मैंने अभी पिछले एग्जाम्पल में बताया था कि संरचना सूत्र जब दर्शाएंगे तो उन कार्बन परमाणु को दर्शाओ जितने जो कि उस यौगिक में दिए गए हैं। तो आपको कितने कार्बन वाला पूछ रहा है? 4 कार्बन वाला। तो 4 कार्बन को दर्शाएंगे। प्रत्येक कार्बन की संयोजकता कितने दर्शाएंगे? 4 दर्शा देंगे। प्रत्येक कार्बन की संयोजकता दोस्तों कितनी आएगी? 4 आएगी। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि श्रेणी कौन सी है? एल्केन श्रेणी। तो कहीं भी श्रृंखला के बीच में एक जो बॉन्ड आएगा, कम से कम एक बंद आएगा। वो कौन सा बॉन्ड आएगा? वो कम से कम एक बॉन्ड आपके सामने डबल बॉन्ड आएगा, द्विबंध आएगा कम से कम। तो वो कौन सी कैटेगरी में चला जाएगा दोस्तों? वो चला जाएगा एल्केन श्रेणी के अंदर। तो यहाँ पे मैं एक जगह यहाँ पे आपके सामने, जैसे यहाँ पे दोस्तों एक बार फिर से मैं इसको समझा देता हूं आपको। आप 4 कार्बन वाली श्रृंखला का संरचना सूत्र दर्शा रहे हैं, तो आप सबसे पहले 4 कार्बन दर्शाएंगे, और प्रत्येक कार्बन की संयोजकता जैसा कि आपको पता है कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। तो आपने 4 संयोजकताएं दर्शा दी। अब आपको ये देखना है कि ये कौन सी कैटेगरी का है? एल्केन श्रेणी का। तो एल्केन श्रेणी में कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड आएगा? द्विबंध आएगा। तो कहीं भी इस श्रृंखला के बीच में कहीं भी एक जगह आपको द्विबंध दर्शाना है। तो आप यहाँ पे एक जगह पे आप कौन सा बॉन्ड दर्शाएंगे? द्विबंध दर्शाएंगे, जैसा कि मैं यहाँ दर्शा रहा हूँ। अब आप इस कार्बन को देखेंगे तो इसकी संयोजकता देखना 2, 3, 4 और 5 हो चुकी है। और इस कार्बन को भी देखेंगे तो 1, 2, 3 और 2, 5। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करना है एक संयोजकता कम। और अब इस कार्बन की संयोजकता कितनी रह जाएगी? प्रत्येक की संयोजकता 4 रह जाएगी। इसकी भी 4 और इसकी भी 4 रहेगी। और अब शेष बची संयोजकताएं किससे पूरा कर देंगे? हाइड्रोजन से पूरा कर देंगे। तो ये यौगिक कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? ये कौन सी यौगिक कैटेगरी का यौगिक बन जाएगा? ये दोस्तों बन जाएगा एल्कीन कैटेगरी का। कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का, जिसका नाम होगा ब्यूटीन। तो इसके अंदर आप देख रहे हो अणु सूत्र, अगर आप इसको लिख रहे हैं अणु सूत्र, तो कार्बन कितने नजर आ रहे हैं? 4 नजर आ रहे हैं।
और इसके हाइड्रोजन कितने नजर आ रहे हैं, तो 3 और 1 4 और 1 5, 5 और 3 कितने हैं, 8 हैं। तो ये इसका दोस्तों कौन सा सूत्र हो जाएगा, अणुसूत्र। और ये अणुसूत्र आप इससे भी देख करके लिख सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने सूत्र बताया था CnH2n। तो CnN का मान 4 रखेंगे तो C4 आ गया, H2nN का मान 4 हो गया तो 4 को 2 से इंटू करोगे तो 8 हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, अणुसूत्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको दर्शाएंगे। अब दोस्तों आगे आप देख रहे हैं कि ये जो द्विबंध है यहां ही दर्शाया गया, और भी कहीं दर्शा सकते हैं या इसकी जगह फिक्स होती है। दोस्तों इसको आप यहां भी दर्शा सकते थे, यहां दर्शाया गया, यहां भी दर्शा सकते थे, आप किसी भी एक जगह इसको दर्शा सकते हो। फिर इसका जो नामकरण अपन करते हैं तो उस नामकरण के आधार पे ये अपना जो ये डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को अपन उसके नाम के आधार पर, उसकी स्थिति के आधार पर दर्शाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप दर्शा रहे तो इसकी कार्बन की श्रृंखला का अगर अपन नामकरण करें तो इसका नामकरण होगा 1 2 3 और 4। तो इस वाले सिरे से ये 2 नंबर पे जा रहा है, इस वाले सिरे से भी 2 नंबर पे आ रहा है। तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा 2 ब्यूटीन। क्या नाम हो जाएगा, 2 ब्यूटीन। और अगर आप इसको यहां दर्शा देते, इसकी बजाय यहां दर्शा देते, तो दोस्तों इसका नाम हो जाता 1 ब्यूटीन। तो द्विबंध कौन सी स्थिति पे आ रहा है उसके आधार पर उसका नामकरण हो जाएगा। पर आपको कम से कम किसी भी एक जगह द्विबंध को आपको दर्शाना क्या होगा, अति आवश्यक होगा। तो वो कौन सी कैटेगरी का यौगिक होगा, एल्केन या एल्केन श्रेणी का यौगिक होगा। तो इस प्रकार से इसको अपन ऐसे दर्शाएंगे। अब बात की जाए एक और मैं आपके सामने ले रहा हूं, आपको पूछा जाए कि एल्काइन श्रेणी का संरचना सूत्र और अणु सूत्र कैसे लिखेंगे। संरचना सूत्र और अणु सूत्र कैसे लिखेंगे। कौन सी कैटेगरी की बात की जाए, एल्काइन कैटेगरी की। तो एल्काइन श्रेणी में दोस्तों आपको पता है CnH2n-2 ये इस श्रेणी का क्या होता है, फार्मूला होता है, सूत्र होता है। अब अगली बात आप देखेंगे कि इस कैटेगरी का जब आप अणु सूत्र लिखेंगे, संरचना सूत्र लिखेंगे, तो कार्बन कार्बन के बीच आपको बताना है कौन सा बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दर्शाना है, तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, एल्काइन श्रेणी में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको कहा जा रहा है कि 2 हेक्सीन का संरचना सूत्र लिखना है, जैसे आपको स्पेशली कहा गया 2 हेक्सीन, तो संरचना सूत्र आप दर्शाएंगे। हेक्सीन के अंदर दोस्तों हेक्सीन दोस्तों कौन सी कैटेगरी में चला गया, एल्किन श्रेणी में। आपको बताना है कौन सी श्रेणी में, एल्काइन श्रेणी में। तो यहाँ पे मैं आपके सामने ले रहा हूँ हेक्सीन की जगह आपके सामने मैं ले रहा हूँ 2 हेक्साइन। क्या ले रहा हूँ दोस्तों, 2 हेक्साइन। अब इसको अपन दर्शाएंगे तो आप 6 कार्बन बनाएंगे, तो 6 कार्बन की स्थिति क्या होगी, 6 कार्बन हो गए। अब दोस्तों आपको ध्यान ये लगाना है कि ये जो लिखना किसका फार्मूला आपको, 2 हेक्साइन का। तो 2 का मतलब ये है कि जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कितने नंबर पे है, दूसरे कार्बन परमाणु पर है, दूसरे नंबर पे है। तो यहाँ पे दूसरे कार्बन पे जैसे ये 1 और ये 2, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड को दर्शाएंगे। तो ये वाला ट्रिपल बॉन्ड जब यहाँ आएगा तो इसकी स्थिति अपन दूसरे कार्बन पे दर्शा देंगे, और यहाँ पे आपके सामने क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। शेष बची जो संयोजकताएं है प्रत्येक कार्बन की वो किससे कंप्लीट कर देंगे, हाइड्रोजन से कंप्लीट करेंगे। जैसे ये वाला जो परमाणु है कार्बन का, इसकी शेष संयोजकता किससे पूरी होंगी दोस्तों, हाइड्रोजन से। इसकी 3 इधर कार्बन से, 1 इस कार्बन से, तो इसकी कंप्लीट संयोजकता है। इसकी भी 3 संयोजकता है, कार्बन से 1 संयोजकता अन्य कार्बन से। इसकी संयोजकता शेष बची हुई है वो किससे पूरा करेंगे, हाइड्रोजन से। ये संयोजकता किससे पूरी होंगी, हाइड्रोजन से। तो इस प्रकार से ये इसका हो जाएगा कौन सा सूत्र दोस्तों, ये हो जाएगा इसका संरचना सूत्र। तो इस प्रकार से अपन इसको दर्शाएंगे, ये हो जाएगा संरचना सूत्र। अगर दोस्तों आपसे कहता कि 2 हेक्साइन की जगह आपको 3 हेक्साइन लिखना था, मान लो 3 हेक्साइन के बारे में पूछता, तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति यहां आ जाती तो वो 3 हेक्साइन में जाता। 1 हेक्साइन के लिए कहता तो 1 फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता, तो ये 1 हेक्साइन की कंडीशन में आता। तो इस प्रकार से इनका संरचना सूत्र लिखा जाता है। अब नेक्स्ट आगे आपको लिखना है इसका अणु सूत्र।
तो अणु सूत्र क्या होगा, अणु सूत्र आप देख रहे हैं जो फॉर्मूला है वो आपके सामने है CnH2n-2। तो यहाँ पे n कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 6 है। H2n डबल हो जाएगी, C6 कार्बन 6, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 12, और उसके अंदर 2 कम कर दोगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये इसका कौन सा सूत्र हो जाएगा, अणु सूत्र। जैसे इसके अंदर देखेंगे आप तो 3 ये वाले हैं, 2 5 और 2 7 और 3 10, तो C6H10 ये इसका हो जाएगा दोस्तों कौन सा सूत्र, अणु सूत्र। तो ये वाली बात की अपन ने एल्केन, एल्किन और एल्काइन श्रेणी के अणु सूत्र और संरचना सूत्र किस प्रकार से लिखे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इनका पूर्व लग्न क्या होता है, अनुलग्न क्या होता है, तो ये सारी बातें आप देख रहे हैं, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अपन दोस्तों अगली जो क्लास है, इसकी अगला जो चैप्टर है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। आज दोस्तों इतना ही रखते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप बार बार इसको पढ़ते रहें, और आपको किसी प्रकार की बात समझ में नहीं आ रही तो कमेंट्स में जरूर आप लिखें, जिससे उसका समाधान किया जाए। तो दोस्तों आज इतना ही।